तो हमने क्या सीखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसे कहते हैं, किसकी वजह से होता है और किस पे डिपेंड करता है, लॉज भी आ गए हमारे पास। क्लियर है इतनी बात? कोई आपसे पूछेगा कि क्या चीज इंड्यूस होती है फ्लक्स चेंज होने पर, तो ईएमएफ बताएंगे, करंट नहीं बताएंगे, करंट तो रॉन्ग हो जाएगा। करंट तो ईएमएफ की वजह से फ्लो कर रहा है, इंडक्शन किस चीज का हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस का। अंडरस्टूड? तो फैराडे साहब ने 2 लॉज बताए। फर्स्ट लॉ क्या है, whenever there is a change in the magnetic flux linked with the coil, an EMF is induced. Whenever there is a change in the magnetic flux, EMF is induced. इतना क्लियर है? एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये रखनी है कि ये जो EMF होता है वो हमेशा बना नहीं रहता है, जब तक चेंज होता रहेगा ये फ्लक्स में तब तक EMF आता रहेगा। जैसे आपने एसी जनरेटर देखे होंगे घर पर, जनरेटर चलाते हैं, उसमें यही कंसेप्ट वर्क करता है। वहाँ कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन तो है नहीं, तो जब आप उसको इंजन को चलाते हैं, उसको जनरेटर को चलाते हैं, तो उसकी जो कॉइल होती है वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लग जाता है। जब तक वो व्हील घूमता रहेगा, कॉइल घूमती रहेगी, फ्लक्स चेंज होता रहेगा, तब तक ही ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा। वायर उससे 2 वायर ही तो निकलते हैं, दोनों वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। आप घर के सर्किट में लगा देते हो, सारे में करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। आगे बात समझ में? अगर उनको आपस में टच कर दोगे तो वही इंजन ब्लास्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी वो। आर यू गेटिंग दैट? तो बात क्या हो रही थी कि जब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसीलिए उसका व्हील का रोटेशन बंद कर देंगे तो फिर नो ईएमएफ नो करंट इज ऑब्जर्व्ड। ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट पॉइंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ magnetic flux linked with the coil. Understood? If magnetic flux changes at a constant rate, अगर जो magnetic flux change हो रहा है वो constant fixed rate से हो रहा है, तब जो EMF induce होगा वो भी constant होगा, और अगर ये बदलेगा तो EMF भी बदल जाएगा। Understood? ठीक है। Now what are the factors affecting the magnitude of EMF induced? तो ये रहा EMF induced। कौन कौन से 2 फैक्टर आपको समझ में आ रहे होंगे यहाँ पे जिनसे ईएमएफ बदल सकता है? हाँ, 2 ही चीजें हैं यहाँ पे, एक तो एन दिखाई दे रहा है और एक ये दिखाई दे रहा है, ये 2 फैक्टर हो गए। द ग्रेटर इज द चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ग्रेटर वुड बी द ईएमएफ। समझ में आया? और दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि एक वायर से, अगर एक ही कॉइल है तो यहाँ मैग्नेट से आने वाला जो फील्ड लाइंस है वो एक से ही पास होके जा रही हैं, और अगर ऐसे बहुत सारे हैं तो उतने ज्यादा बार ये चेंज होगा। ठीक है, n टाइम्स चेंज हो जाएगा, तो n टाइम्स ईएमएफ भी बढ़ जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? ठीक हो गया। नाउ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन निकालनी है। ये जो ईएमएफ आया है इसकी डायरेक्शन, करंट एक बार इधर को, मतलब डिफ्लेक्शन इधर को क्यों हो रहा है, इधर को क्यों हो रहा है, कैसे पता चलेगा? समझ में आई क्या बात? ये पता करने के लिए हमारे पास दूसरा लॉ है। फर्स्ट लॉ तो ये हो गया। सेकेंड लॉ में वो बताते हैं कि डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ कैसे आएगी। तो उसके लिए हमारे पास है फ्लेमिंग सर का राइट हैंड रूल। हमने कल आपको बताया था, फ्लेमिंग सर ने हमने बोथ हैंड्स का प्रॉपर्ली यूज किया, जो हिस्ट्री में लिखे भी गए हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के नाम से और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के नाम से। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से क्या क्या क्वांटिटी निकाल रहे थे हम? एफवीआई तो पढ़ने के लिए बताया था, कैलकुलेशन किस चीज की हो रही थी? फोर्स की डायरेक्शन। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप ये समझिए ना, कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से क्या क्वांटिटी पता चलती है? डायरेक्शन ऑफ force acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field perpendicular to the magnetic field। ये जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है इसका यूज किस लिए कर रहे हैं? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। ये भी याद रखिएगा, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ induced EMF or induced current। induced current
गॉट इट? तो फ्लेमिंग साहब का राइट हैंड रूल बिल्कुल उसी तरह का पॉस्चर है जैसे कि लेफ्ट हैंड रूल में था। ठीक है, हमने यहाँ FBI बताया था, यहाँ भी वही बता रहे हैं, इससे कंफ्यूजन ना हो, FBI। लेकिन F का मतलब यहाँ कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा है ना, यहाँ कोई फोर्स थोड़ी लगा रहे हैं। फोर्स लगाने से मोशन क्रिएट होता है, तो ऐसे याद रखिए, मोशन ऑफ द कंडक्टर के लिए मन में हमने क्या बना लिया, फोर्स। थंब किस डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है, जिधर को मोशन हो रहा है, कंडक्टर का मोशन। ये वाली फिंगर B फॉर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तब ये वाली जो फिंगर होगी वो क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बता देगा। इसकी डायरेक्शन हमें फाइंड करनी है यहाँ। Is that clear to everyone? If we stretch our right hand thumb and its nearby two fingers in such a way that all the three are mutually perpendicular to each other and thumb is stretched in the direction of motion of conductor, forefinger is stretched in the direction of magnetic field, then the second finger will show the direction of induced current in the circuit or in the coil. Got it everyone? ठीक हो गया। हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे, अगर हम अपने राइट हैंड के थंब और उसके पास वाली दोनों फिंगर्स को इस तरह से स्ट्रेच करें कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, तब मोशन ऑफ द कंडक्टर को थंब से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, फोर फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तब जिस डायरेक्शन में भी ये वाली फिंगर जाएगी वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को बताएगी। क्लियर टू एवरीवन? एक तो हो गया फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और एक दूसरा है लेंज लॉ, LENZ। लेंज साहब ने भी यही बात बताई थी और काफी इजी होता है लेंज लॉ और काफी इंपॉर्टेंट भी होता है एग्जाम्स के लिए। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भैया द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच हैड प्रोड्यूस्ड इट। समझ में आया? क्या समझ में आया? कुछ नहीं। तो ये ऐसे समझ लीजिए कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह की होती है कि वो उस कॉज का अपोज करती है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। मैग्नेट की मूव कराने की डायरेक्शन सब। जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, 10th क्लास में आ जाते हैं, तो वो खुद को इतना होशियार समझने लगते हैं कि वो कहते हैं टीचर तो बेवकूफ है। ठीक है, इन्हें कुछ नहीं आता, जबकि उन टीचर्स के पढ़ाने से ही वो बच्चे इतना सोचने लायक बने हैं। तो अपोजेस द कॉज विच हैड प्रोड्यूस्ड इट, जिन्होंने उन्हें इतना सोचने लायक बनाया उसी सोच से वो उनको ही बेवकूफ कह रहे हैं। समझे? अब समझ गए होंगे। The direction of induced current is such that it opposes the cause which had produced it। इसको समझिए, ये नॉर्थ पोल है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल आप लेकर के आ रहे थे कॉइल के सामने, फाइन। तो यहाँ जो इंडक्शन होगा ना, इंडक्शन, उस इंडक्शन की वजह से इधर बन जाएगा नॉर्थ पोल। नॉर्थ क्यों बनेगा? ये लेंस साहब कह रहे हैं क्योंकि ये नॉर्थ इधर को आ रहा है, तो अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाएगा तो नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल करेगा। और ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो नॉर्थ बनने का मतलब करंट किधर को फ्लो करेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस वाले फेस पर करंट एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलना है, ऐसे करके। समझ में आई बात? तो यहां से इधर को जाएगा, इधर जाकर के इधर आ जाएगा, और फिर यहां से ऐसे जाकर के इधर चले जाएगा। अगर एक मैग्नेट को इधर नहीं लाते तो इंडक्शन भी नहीं होता, लेकिन उसके आने का ही अपोज कर रहा है नॉर्थ पोल बन के। समझ में आई बात? जब इसे वापस ले जाओगे तो डायरेक्शन बदल गई थी। इसका मतलब वापस ले जाने पर इधर क्या बन जाएगा? साउथ पोल। नॉर्थ दूर जा रहा था तो इधर क्या बन गया? साउथ, क्योंकि साउथ नॉर्थ को क्या करता है? अट्रैक्ट। अब दूर जाने का अपोज कर रहा है, उसे खींचना चाह रहा है। जब वो पहले पास आ रहा था तो रिपेल कर रहा था,
और अभी दूर जा रहा है तो उसे अट्रैक्ट कर रहा है, तो अपोजिट काम है ना। और इनके इधर आने और उधर जाने की वजह से ही तो इंडक्शन हो रहा है, और वो इंडक्शन उसी कॉज का अपोज कर रहा है जिसकी वजह से वो खुद प्रोड्यूस हुआ है। कोई प्रॉब्लम? तो साउथ पोल बनने का मतलब इधर करंट कैसे चलेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज का मीनिंग पोलैरिटीज बदल जाएंगी, डायरेक्शन बदल जाएगी। क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया? तो ये लॉज हो गए। फैराडेज फर्स्ट लॉ में ये लिखा हुआ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड and the EMF lasts long. The EMF lasts long up to the time the flux changes. Till the flux changes, the direction of induced EMF is such that it opposes the cause which had produced it. Understood? ठीक है. So this is about Lenz law. और यहाँ एक चीज और आ जाती है, Lenz law किस कंजर्वेशन पर, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है या बेस्ड होता है ये। लेकिन आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि हम तो यहाँ से बस मैग्नेट इधर लेके आए थे और यहाँ करंट प्रोड्यूस हो गया, तो एक तरह का जादू नहीं हो गया? आपने मैग्नेट को मूव कराया और करंट प्रोड्यूस हो गया। करंट मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिना बैटरी के इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। बल्ब लगा देंगे यहाँ तो बल्ब जलने लग गया, सिर्फ इसके मूवमेंट की वजह से। तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन है? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है यू कैन नाइदर क्रिएट एनर्जी, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट। तो यहां पर तो आपने क्रिएट कर दी ना, यस और नो? क्योंकि कोई सोर्स है ही नहीं, कोई बैटरी नहीं है, फिर कैसे प्रोडक्शन हो गया? तो मैकेनिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी इसके अंदर थी, फिर हमने उसको चलाया तो उसमें तो हमने वर्क किया है। फिर क्या हुआ? अब हमने वर्क किया तो वो खर्च कैसे हुआ, वो यूज कैसे हुआ? यहां से जब आप इसको इधर लेकर आ रहे हो तो यहाँ पे कौन सा पोल बन गया था? नॉर्थ पोल। और नॉर्थ नॉर्थ को क्या कर रहा था? रिपेल। तो आप मैग्नेट इधर लेके जा रहे हो, उधर से वो पुश कर रहा है, फिर भी आप लेके जा रहे हो, तो आपको उसके रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है? भाई मुश्किल होगा या नहीं होगा जब ये रिपेल करेगा? तो यहाँ मेहनत लगानी पड़ेगी उसको इधर ले जाने के लिए। तो अगर आप इसको इधर ऐसे पुश कर रहे हो और इधर नॉर्थ पोल बन गया, तो नॉर्थ इस नॉर्थ का अपोज कर रहा है, उस अपोजिशन के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ रहा है। और वही वर्क इस सिस्टम के अंदर किसके फॉर्म में स्टोर होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ दिख जाएगी। सर इधर साउथ पोल है, अगर एक और मैग्नेट है उसका साउथ पोल रखें इधर, तो जब ये वापस आएगा तो उस वाले मैग्नेट की वजह से फिर रिपेल करके उधर जाएगा। यस। तो ऐसे कहते हैं हमें फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। तो फिर हमें इसे वापस लाने के लिए लगाना पड़ेगा ना फोर्स, फिर तो वो आएगा ही नहीं। सर नहीं, उसकी वजह से आ जाएगा ना, इधर भी होगा तो इधर भी होगा, तो चलता रहेगा कंटिन्यू। नहीं, ये तो प्रोडक्शन, ये तो साइमल्टेनियस प्रोसेस है ना, चलेगा तभी तो ये प्रोड्यूस होगा। अगर ये इस जगह रुक गया उधर से रिपल्शन की वजह से, तो फिर चल नहीं पाएगा, तो ये वाला फिर डिफ्लेक्शन बंद हो जाएगा। लेकिन उधर से पुश हो ही रहा है ना। हाँ, तो फिर यहीं रह जाएगा ना वो, इधर से मैकेनिकली पुश करने वाला तो कोई नहीं है। ये तो पोलैरिटी तब बदलेगी जब आप ले जा रहे हो, आप ले जा रहे हो, आपको वर्क करना है, एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पे वर्क कर रहा है। इसीलिए तो अगर मान लीजिए जो आप एसी जनरेटर घर पर देखते हैं, अगर उसे हाथ से ही तो चला रहे हैं आप, उसमें डीजल मत डालो। डीजल अगर नहीं डालेंगे तो क्या होगा? हमें लगातार हाथ से चलाना पड़ेगा। एक बंदे की ड्यूटी लगा दो, चलाओ भाई जनरेटर, कोई डीजल खर्च नहीं होगा। जिसे पनिशमेंट देना है उससे कह दो चलो इंजन चलाओ, जनरेटर चलाओ, वो जनरेटर हाथ से चला रहे हैं, घुमा रहे हैं, घुमाते रहेंगे, इधर से इलेक्ट्रिसिटी बनती रहेगी। तो मैकेनिकल एनर्जी का डायरेक्टली कन्वर्जन किस में हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो गया। समझ में आ रही है क्या बात? लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते रेगुलर, उतनी स्पीड से भी नहीं चला सकते, इसलिए हमें फ्यूल लगाना पड़ता है। और फ्यूल के अंदर की केमिकल एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट होती है, फिर वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है, फिर हम उसे वेस्ट कर देते हैं ऐसे ही चला के, बल्ब जला के, जहां यूज नहीं है। तो अगर ठीक है क्या, समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब ये यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअल में? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड एंड Lenz law is defining the law of conservation of energy as well.
तो ये क्वेश्चन भी कभी पूछा जा सकता है कि बताइए लेंज लॉ किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है. सो व्हाट इज दैट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. क्लियर टू एवरीवन? ठीक है. सो दिस टॉपिक इज ओवर एंड नाउ वी आर हैविंग नेक्स्ट टॉपिक एसी जनरेटर. जैसे हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कल? डीसी मोटर. और उससे पहले क्या प्रिंसिपल पढ़ा था? डीसी मोटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर. किसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर? कैसे बताया था हमने? Whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field applies a force on the conductor. This is the principle of simple DC motor, working of DC motor. तो पहले हमने वो फोर्स के बारे में पढ़ा था, उसके फैक्टर्स पढ़े थे, फॉर्मूला पढ़ा था, फिर हमने मोटर को पढ़ा था, वो एप्लीकेशन थी. ऐसे हमने यहाँ पर एक कंसेप्ट पढ़ दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. और अब इससे रिलेटेड क्या चीजें पढ़ेंगे? इसकी एप्लीकेशन, कहाँ इसको यूज कर सकते हैं आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को. तो इसके लिए हमारे पास जो सबसे बड़ा यूज है वो है एसी जनरेटर. एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, जो हमारे घर में सप्लाई होता है. कितने वोल्टेज पर? 220 वोल्ट पर. और कितनी फ्रीक्वेंसी से? 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर. सो वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से चलकर आती है या नहीं? वहां पर क्या करते हैं? वाटर को स्टोर कर लेते हैं, फिर उस वाटर को टरबाइन के ऊपर फॉल कराते हैं और टरबाइन घूमती है. उससे वो मैकेनिकल एनर्जी, जो काम डीजल का फ्यूल कर रहा था वही काम वाटर से कराते हैं. ठीक है ना? क्योंकि वाटर सस्ता है. एक बार में इन्वेस्टमेंट कर दिया डैम बना करके, फिर लगातार वाटर स्टोर हो रहा है और उससे कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है. वरना इतना फ्यूल कहाँ से लाएंगे? है कि नहीं? ये काम आप अपने घर पे भी कर सकते हो. प्रेशर कुकर से जो स्टीम निकलती है, जो उसमें सीटी लगी होती है, उस स्टीम से सीधे टरबाइन, कोई हो छोटी सी टरबाइन फैन जैसा, वो घूमेगा, तो उससे भी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो आप. तो वाटर को बॉयल करिए, स्टीम प्रोड्यूस करिए, और फिर वो स्टीम से क्या करेंगे? टरबाइन मतलब फैन चला के उसका रोटर घुमा देंगे, जैसा भी सीखेंगे यहाँ पे, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है. तो ये भी एक तरीका हो जाएगा. समझ गए आप? चलिए तो देखते हैं व्हाट इज एन एसी जनरेटर. इसका नाम जनरेटर नहीं होना चाहिए था. ठीक है, अभी हम बाद में बताएंगे क्यों नहीं होना चाहिए था. तो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट कर रहा है ये. ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या प्रिंसिपल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है. क्या काम है इसका? फंक्शन क्या करता है ये? यस, मैकेनिकल एनर्जी को, अब हमें मैकेनिकल एनर्जी ही कह रहे हैं हम इसको, वरना हमें क्या कहना चाहिए था? बेसिक कौन सी एनर्जी इसमें कंज्यूम हो रही है? केमिकल एनर्जी फ्यूल की. लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये जनरेटर आप बना रहे हो, चला रहे हो, वो क्या डीजल से ही चला रहे हो क्या? ऐसा नहीं पता है. इसलिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? मैकेनिकल एनर्जी. क्योंकि उसे चलाने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. कोई हाथ से चला रहा हो, कोई डीजल से चला रहा हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस में वाटर से चल रहा है, कोई स्टीम से चला सकता है, ऐसे करके. इसलिए नहीं बताया गया उसे. आर यू गेटिंग दैट? ठीक हो गई इतनी बात. स्ट्रक्चर को समझिएगा. देयर इज अ नॉर्थ पोल एंड देयर इज अ साउथ पोल. किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड के लिए. हमने क्या बताया था? या तो आप मैग्नेट को मूव करा दो, कॉइल को फिक्स रखो, या फिर
कॉइल को मूव करा दो, मैग्नेट को फिक्स रखो। अब मैग्नेट को चलाना तो मतलब बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, मैग्नेट को फिक्स रख दिया हमने इस तरह से, उसके अंदर कॉइल को मूव करा देंगे हम। कोई रेक्टेंगुलर शेप की एक कॉइल बना लेंगे और इसको मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे और ये हो जाएगा इसका शाफ्ट। शाफ्ट सबने देखा होगा ना, इसी में हैंडल लगा के इसको घुमाया जाता है, ये वही वाला शाफ्ट है। फाइन, जो बड़ा सा व्हील होता है, हैवी व्हील होता है वो। इसके अंदर आप रख सकते हैं सॉफ्ट आयरन की एक कोर, जिससे मैग्नेटिक परमेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी और अच्छा रिजल्ट आएगा। यहाँ की कंस्ट्रक्शन में और उस वाली कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बहुत छोटा सा डिफरेंस, कि इसमें यहाँ एक होगा रिंग, ठीक है। वहां पे तो एक रिंग के दो पार्ट कर दिए थे, स्प्लिट रिंग कहा था, ये कंप्लीट रिंग है, तो इसे कहते हैं स्लिप रिंग। क्या कहेंगे इसको? स्लिप रिंग। ये अटैच है इस वायर के साथ, और इसके साथ में फिर यहाँ पर कार्बन ब्रश है कनेक्शन बनाने के लिए। दूसरा एक स्लिप रिंग यहाँ पर होगा और इधर इसका कार्बन ब्रश। यहाँ से आप इसका कनेक्शन कर देंगे। लोड रेजिस्टेंस, आपके घर का जितना भी लोड है उसमें मेन आपने अपने घर के सर्किट में इसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो और यहाँ पर एक लगा देंगे मेन स्विच, जिससे आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। फिर कोई प्रॉब्लम है किसी को? फाइन टू एवरीवन। नेम्स क्या हो जाएंगे? S1, S2, ब्रश 1, ब्रश 2। कॉइल का नेम हो जाएगा, आर्मेचर कहते हैं इसको, ABCD। अंडरस्टूड एवरीवन? अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज इंप्रूव करने के लिए, अभी थोड़ा आपके सिलेबस में है नहीं है, इनको ऐसे कॉनकेव शेप में कट किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है जिससे कि कॉइल हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर रहे, इतना समझ लो फिलहाल बस, ठीक है। कॉइल कैसे रहे? 90 डिग्री के एंगल पर, तो उस टाइम जो फोर्स आएगा वो मैक्सिमम आएगा, या जो एफिशिएंसी आएगी वो सबसे ज्यादा आएगी 90 डिग्री पर रखने पर। तो इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं। ये हो गई आपके पास कंस्ट्रक्शन, और इसके सारे पार्ट्स आ गए। इंट्रोडक्शन आ गया, प्रिंसिपल आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये कंस्ट्रक्शन आ गई। वर्किंग को समझते हैं। तो वर्किंग में क्या होगा, ये सारे पार्ट्स के बाद अब आप क्या करोगे, इसे रोटेट करोगे। आप यहाँ से अपने तरफ से रोटेट करेंगे, तो किसी भी एक डायरेक्शन में आप रोटेशन दिखा सकते हैं, मान लीजिए ऐसे। अब रोटेट करेंगे तो फिर से हम ले लेते हैं कॉइल। ये है कॉइल हमारे पास, हम इसको ऐसे, अब तो अपने हाथ से घुमाएंगे ना आप, तो इधर को घुमा रहे हैं, ऐसे करके हम घुमा रहे हैं इसको। जैसे ही आप इसे रोटेट करेंगे तब देखिए क्या होगा, यहाँ समझने वाली बात आ जाएगी। मैग्नेट उधर से नॉर्थ पोल है, ये वाला उधर है, ये वाला साउथ पोल इधर है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बताओ कितनी फील्ड लाइन जा रही होंगी अभी इसके अंदर? ये ऐसे करके रखा हुआ है, इसके अंदर से कितनी फील्ड लाइन जा रही होंगी? 0, कुछ नहीं है, क्योंकि ये खाली ऐसा वायर है बस, उसके अंदर कोई एरिया नहीं है। जब आप इसे थोड़ा ऐसे घुमा देंगे, ऐसे करेंगे, तब कुछ पास हो जाएंगी क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे कितना था इस सिचुएशन में? 0 था। जब ऐसे घुमाया तो बढ़ेगा क्या? ज्यादा फील्ड लाइंस पास होंगी, और घुमा देंगे तो और बढ़ेगा। तो क्या चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है तब इसके दोनों टर्मिनल्स, एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो जाएगा। ऐसे ही होगा बस। और यहाँ जब आ गए तो इस टाइम तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही होंगी, तो सबसे ज्यादा चेंज ईएमएफ में, मैग्नेटिक फ्लक्स में अब हुआ ना? कितना घूमने के बाद? 90 डिग्री पर घूमने के बाद। समझ गए आप? तो हमने ये पढ़ा था कि ईएमएफ प्रोड्यूस और इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम ईएमएफ को टाइम थीटा एंगल ले लेते हैं के साथ इसका ग्राफ बना लेंगे। जब 0 डिग्री पे था तो 0 ईएमएफ, क्योंकि कोई चेंज नहीं था। 9 फिर ईएमएफ बढ़ेगा
बढ़ेगा, Yes, sir. क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा था, बढ़ के मैक्सिमम यहाँ हो गया। देखो फ्लक्स सबसे ज्यादा यहाँ पे आया, तो सबसे ज्यादा चेंज भी तो यहीं आया। फिर अब इसके बाद क्या होगा, अब तो फील्ड लाइन कम होने लग गई, तो फिर से पहले वाली कंडीशन से फ्लक्स कम होने लगेगा, कम होने लगेगा, कम होते होते Zero. कितने एंगल से घूम गए, 180 से घूम गए ना, ऐसे चले थे, अब ऐसे आ गए। यस, इसका मतलब यहाँ से चलकर फिर ईएमएफ होगा कम, कम होके क्या हो जाएगा, जीरो। और ये कितने रोटेशन पर था, 90 डिग्री पर। ये कितने रोटेशन पर आया, 180 डिग्री पर आ गया। इसके बाद फिर ऐसे आगे चलेंगे, फिर बढ़ेंगे, फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, बढ़ते 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 इसके अंदर से फील्ड लाइन जा रही है, उधर से आ रही है, यहाँ से ऐसे ऐसे, ये वाली फील्ड लाइंस। और इस टाइम मैक्सिमम ऐसे रखा था, जीरो थी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी और बढ़ी, बढ़ गई, लेकिन फेस इसका अपोजिट हो गया था, इसलिए जो चेंज आ रहा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, अभी आपको क्लास 12th में अगर पढ़ाते तो हम इसे एरिया वेक्टर वगैरह चीजें बताते आपको, लेकिन वो अभी सिलेबस से थोड़ा दूर है। तो ये होगा 270 डिग्री के रोटेशन पर जा करके फिर ईएमएफ कितना हो जाएगा, मैक्सिमम, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। फिर क्या होगा बताइए, यहां से कम होगा, कम होगा क्योंकि फील्ड लाइंस कम होती जा रही हैं, फ्लक्स कम हो रहा है, कम होते होते जीरो हो गया। तो 1 कंप्लीट रोटेशन हो गया, अब कॉइल वापस आ गई अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। तो ईएमएफ कैसे नेचर का आया, इस तरह का ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ आया। ईएमएफ पहले इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ अपोजिट में, फिर डिक्रीज। क्लियर है? तो ये जो ईएमएफ बना, ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है। और अगर इस कॉइल का रेजिस्टेंस कुछ पता होगा तो ओम्स लॉ कहता है I इक्वल्स टू E अपॉन आर। V अपॉन आर होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस, ये वही है, ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस है। तो V अपॉन आर, आर तो कांस्टेंट है, अगर E बदल रहा है तो I भी बदलेगा। और करंट का जो ग्राफ बनेगा, करंट का जो डायग्राम बनेगा वो भी इस तरह का होगा। और ये कैसा करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, इसीलिए इसका नाम क्या है, एसी जनरेटर है। समझ में आया आपको? अब ये ऑल्टरनेट क्यों हुआ और कैसे हुआ देखिएगा। अब यहां लगाइए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, कॉइल ऐसे रखा हुआ है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, हमने कहा इसे ऐसे घुमा रहे हैं, ऊपर को ले जा रहे हैं, तो मोशन ऑफ द कंडक्टर अपवर्ड। ये वाली फिंगर पहले वाली उधर को, नॉर्थ से साउथ, तो ये दूसरी फिंगर हमारी तरफ को आ रही है, इसका मतलब करंट यहां से यहां आ रहा है क्या, बताइए। तो हम ए से बी बना दें, ठीक हो गई इतनी बात। अब यहां से इधर चले गए, ऐसे आ गए। अब ये वाली जो आर्म है, ये तो फील्ड की डायरेक्शन में ही है, फाइन, तो इस पे कुछ नहीं। और इस वाले को देखें तो ये किधर जा रहा है, डाउनवर्ड, तो मोशन ऑफ द कंडक्टर डाउनवर्ड है, ये बनेगा, ये वाला पार्ट इसका जा रहा है डाउनवर्ड, तो मोशन ऑफ द कंडक्टर डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड उधर को ही है, तो ये वाली फिंगर उधर को आ गई, इसका मतलब यहाँ पर करंट इधर आ जाएगा। तो करंट यहाँ से चला इधर जाएगा, ऐसे, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, फाइन। लेकिन हाफ साइकिल के बाद क्या हो रहा है, ये जो हाफ साइकिल 180 डिग्री पे घूम गए थे, उसके बाद क्या होगा, जब ये यहाँ से घूम रहा है तो इसके साथ ये रिंग भी घूम रहा है, ऐसे घूम जा रहा है ये, ऐसे और ऐसे आ गए, सही है। तो ये वाली आर्म इधर आ जाएगी और ये वाली आर्म इधर आ जाएगी, क्या इसका नेम क्या हो जाएगा, सी, इसका नेम डी, और ये क्या हो जाएंगे, ए बी। तो सी से डी, और पहले किधर जा रहा था, डी से सी। करंट पहले ए से बी जा रहा था, अब कितना आ रहा है, बी से। तो क्या करंट की डायरेक्शन बदल गई है? तो हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन बदल जा रही है, इसलिए इसका नाम ऑल्टरनेटिंग करंट है, और ये ऑल्टरनेटिंग जनरेटर है। कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ में आ गया सब? फाइन।
चलिए तो आज यहीं तक पढ़ेंगे और फिर कल इसका फॉर्मूला देखेंगे। फ्यूल का यूज अंदर ज़्यादा इसका नाम मतलब थोड़ी